यूपीएससी आईएएस के सभी अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। अगर आप इस बात को लेकर अटके हुए या अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी किस प्रकार की जाए, तो चिंता ना करें। हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षक आपकी सहायता के लिए यहां उपलब्ध हैं। 20 जनवरी को शाम 7:30 बजे आस्क अस एनीथिंग लाइव सत्र में शामिल हो, जहां आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने डाउट को आईएएस के अपने सपने के बीच में ना आने दें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो होगी मुलाकात 20 जनवरी को लाइव सत्र में। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के YouTube चैनल पर। आज है 18 जनवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके सामने कथन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। तब तक मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शंस के मुद्दे को लेके क्या न्यूज चर्चा में आई है। जैसा कि आपको पता है, यहां पर रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से जो आरवीएम है इसको लागू करने के पक्ष में दिख रहा है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसमें माइग्रेंट वोटिंग जो है ध्यान में रखते हुए इस मशीन का निर्माण करा गया है कि भाई कोई भी एक्स स्टेट का व्यक्ति अगर वाई स्टेट में जॉब करता है और जॉब करने के कारण वो एक्स स्टेट के जो भी चुनाव होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो इसकी भरपाई कैसे होगी। तो वाई स्टेट में इस तरीके की जो आरवीएम है उसको स्टैब्लिश करा जाएगा। इस वजह से ये न्यूज जो है वो चर्चा में आ गई। अब लिखा हुआ है 1992 में बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ और 2000 के बाद सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर यह कथन एकदम सही हो जाएगा। अगर हम लोग ईवीएम के बारे में बात करें तो मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपको पता भी हो। अगर ईवीएम की बात करेंगे तो पहली बार 1982 में केरला के अंदर एक जगह है परूर, तो परूर के जो विधानसभा के चुनाव थे वहां पर पहली बार ईवीएम को यूज किया गया था। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें वीवीपैट का उपयोग सार्वभौमिक हो गया। अगर वीवीपैट के फुल फॉर्म की बात करें तो ये सबको पता होना चाहिए, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा, यदि आपने कभी ईवीएम में वोटिंग करी है तो जब भी आप ईवीएम में किसी भी पार्टी को वोट करते हैं तो उसके बटन को आप जब प्रेस करते हैं तो वहां पर एक और मशीन लगी होती है जिसमें एक कागज की चिट आती है और इसका टाइम होता है केवल 10 सेकंड का। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं और 10 सेकंड के अंदर वहां पर आपको आपके द्वारा जो भी बटन दबाया गया है वो चुनाव का सिंबल यहां पर दिख जाता है और वो पर्ची उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो इससे एक तरीके से यह भी प्रूफ हो जाता है कि जो ईवीएम में आपने बटन प्रेस किया है वही यहां पर आपके सामने आ गया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के आसपास यह कहा गया था कि भाई देश के अलग अलग राज्यों में जो वीवीपैट है उसका इस्तेमाल करा जाने लगा था, परंतु पूरी तरीके से नहीं हुआ था। जब 2017 के मध्य चुनावों की बात करते हैं तो यहां पर पूरी तरीके से यह सार्वभौमिक कर दिया गया था, यानी कि यूनिवर्सल कर दिया गया था। अगर फर्स्ट टाइम की बात करेंगे तो यह नागालैंड के अंदर वीवीपैट को इस्तेमाल किया गया है। तो यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। चुनाव आयोग ईवीएम सॉफ्टवेयर को दो विदेशी चिप निर्माताओं अमेरिका और जापान को सीपीयू में भेजता है बर्न करने के लिए, और निर्मित चिप्स जो होती हैं वो दो पीएसयू के द्वारा मशीनों में असेंबली के लिए भारत भेजी जाती हैं। ये भी एकदम कथन हमारा सही हो जाता है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसको करने का प्रयास करिए। जैसा कि आपको पता है COP 28 ये वाला जो सम्मेलन है ये यूएई के अंतर्गत होना है। तो यूएई ने COP 28 के जो अपने प्रेसिडेंट हैं उनके नाम की यहां पर घोषणा कर दी है। सुल्तान अहमद अल जबीर नाम है इनका, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मेरे को कमेंट करके बताइए COP 27 जो था वो कहां पर आयोजित करा गया था। अब अगर COP की बात करें तो UNFCCC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो निर्णय लेने वाली बेसिकली संस्था है जहां पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन होती है, वो होती है COP। अब बेसिकली जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं तो उसमें किस मुद्दे पर चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, एक ये मुद्दा चर्चा में रहता है। दूसरा, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे होंगे, तो उन प्रभावों को कैसे कम करा जा सकता है इस पे भी चर्चा होती है। और तीसरा यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके बारे में कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है, कैसे शिक्षा फैलाई जा सकती है जिससे कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो ये तीन मुद्दे हर COP सम्मेलन में प्रमुख रूप से होते हैं। पहला कथन है, सम्मेलन समाप्त होने तक मेजबान देश की सरकार 1 वर्ष के लिए COP की अध्यक्षता करती है। एकदम सही कथन है। COP अध्यक्ष जो होते हैं उनकी प्रभावशाली भूमिका होती है, जबकि अंतिम निर्णय हमेशा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यह भी एकदम सही स्टेटमेंट हो जाता है। COP की बैठक
पेरिस सचिवालय में होती है जब तक कि कोई पक्षकार सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करता। ये गलत हो जाता है, ये बॉन में होती है, ठीक है। जो कॉप में आते हैं यानी कि UNFCCC में आते हैं, उसमें से कोई देश खुद आगे बढ़ के बोलता है कि हम मेजबानी लेना चाहते हैं, तब तो उस देश में होती है, अदरवाइज ये बॉन में होती है, पेरिस में नहीं होती है। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदी का सबसे उपयुक्त वर्णन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि मंदी क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको लगाने का प्रयास करिए। जैसा कि आपको पता है कि आज ही के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल आया था, तो यहां पर रिसेशन के आने की बात करी जा रही है इस जून में, परंतु भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर यह आर्टिकल था। तो भारत के ऊपर नेगेटिव अगर इंपैक्ट की बात करेंगे तो वो लगभग नो इसका आंसर रहेगा। बात करते हैं कि मंदी की, तो मंदी आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो भी 2 क्वार्टर्स होते हैं यानी कि 2 लगातार तिमाहियां होती हैं, उनमें जब हमारी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन शामिल होता है ना, वो संकुचित होने लगता है, तो इसको हम लोग एक मंदी का नाम देते हैं। और यह भी याद रखिएगा, इसी मंदी के दौरान जो रोजगार होता है या जो डिमांड होती है यानी कि मांग होती है, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, ये तो तिमाहियों की बात हो रही है, अगर यही मंदी 1 वर्ष तक रहती है ना, तो इसको फिर रिसेशन की जगह क्या बोल देते हैं? डिप्रेशन बोल देते हैं। यानी कि इसको अगर बात करी जाए तो महामंदी की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, नई पेंशन प्रणाली और पुरानी यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में ये कथन आपके सामने दे रखे हैं। अब आपको पता है इस न्यूज के बारे में हम लोगों ने द हिंदू के समाचार विश्लेषण में कई बार चर्चा करी है, उसी के बारे में ये कथन है, इसको लगाइए। अब यहां पर आरबीआई जो है उसने राज्यों को वार्न किया है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो ये आर्टिकल पूरा उसके बारे में है। अब पहला कथन है, ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी कि रिटायर्ड कर्मचारियों की बात हो रही है, को मासिक पेंशन के रूप में उनकी अंतिम जो वेतन होता है उसका 50% प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। लास्ट सैलरी उस व्यक्ति को जितनी मिली होती है उसका 50% उसके पेंशन में दिया जाता है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है और लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। यह भी एकदम सही हो जाता है। इसी ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको यह भी पता होना चाहिए, जो जनरल प्रोविडेंट फंड की जो प्रावधान था, जीपीएफ जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें था। तीसरा कथन है, एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको पीएफआरडीए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पीएफआरडीए की बात करेंगे तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अब आपको ये पता होना चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताइए, वित्त मंत्रालय के अंदर कितने विभाग होते हैं? तो उसमें से एक विभाग होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, यानी कि वित्तीय सेवाओं का विभाग, ठीक है। तो बेसिकली उस सेवाओं के विभाग में पीएफआरडीए आता है। द्वारा विनियमित एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन यानी कि मूल और प्लस महंगाई भत्ता जो होता है उसका 10% योगदान करते हैं। तो यह भी कथन यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर तीनों ही कथन सही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो बजट आता है वो वित्त मंत्रालय के कौन से विभाग के द्वारा रिलीज करा जाता है, इसको भी आपको बताइए। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, इसको देख लेते हैं। फर्टिगेशन की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होना चाहिए। फर्टिगेशन का अगर संधि विच्छेद आप कर दोगे तो फर्टी से बन जाता है यहां पर क्या? फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की बात होती है। गेशन का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बात होती है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, यानी कि उर्वरक को खेतों में किस तरीके से डालना है? उसको डालना है सिंचाई के माध्यम से, यानी कि जल में मिलाकर और उसका छिड़काव यहां पर करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन बोलते हैं। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल सही बात है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, यह गलत हो जाएगा यहां पर। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक पोषक के निक्षालन में कमी संभव है, यह भी सही हो जाता है। एक्स्ट्रा इसमें ऐसा नहीं है कि उर्वरक जो है उनका यहां पर मिसयूज हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में उसको खेतों में प्रदान कर दिया जाता है, तो इसके निक्षालन में कमी बिल्कुल यहां पर पॉसिबल है। तो यहां पर पहला, तीसरा और चौथा ये हमारे कथन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आज के तथ्य में नजर डालेंगे चीन की घटती जनसंख्या के ऊपर। अब देखिए, जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ है, चीन के अंदर उनका एक विभाग है जिसको बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसने अभी अभी एक तथ्य यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। इन्होंने बोला है कि 2022 में चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, वो 1961 के बाद सबसे ज्यादा इसमें गिरावट देखी गई है। पिछले साल की पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि जो 2021 था उसमें 1412 बिलियन थी, वो घट के कितनी हो गई है? 1411 बिलियन हो गई है। तो ये जो कमी देखी गई है वो पहले देखी गई थी 1961 में। यहां पे बताया जाता है, यहां पर इस समय
अकाल की स्थिति पैदा हुई थी, इस वजह से पॉपुलेशन में गिरावट थी और अब ये पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई है, जिसके और भी यहां पर कारण हैं, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं तो ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली चीज, जो चीन की जन्म दर है, ठीक है, वो 6.77 हो गई है 2022 में, ठीक है, और जो पहले 2021 में कितनी थी 7.52, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कमी है वो देखी गई है। अब देखिए मेन कारण क्या था, जो मृत्यु दर होती है ना, तो मृत्यु दर होती कब है, जब लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है या उनकी हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, जो टीकाकरण के कार्यक्रम होते हैं उनके पास खाना नहीं होता है, मेडिकल सर्विसेज नहीं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो जब इन उसके पास ये सब सर्विसेज नहीं होंगी ना, वो अपने जीवन को इतने अच्छे से नहीं जी पाता है, ठीक है। सुरक्षित पेयजल की बात करें या और भी जो सुविधाएं होती हैं, स्वच्छता की सुविधाएं, उनकी बात करें, बट ये सारी चीजें चाइना में बढ़ी हैं, तो जब बढ़ेंगी तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जनसंख्या को बढ़ना चाहिए। बट यहां पर क्या आ जाती है, आपको पता है कि 1980 से 2015 के बीच में इन लोगों ने इन सारी सर्विसेज पे तो ध्यान दिया ही दिया, उसके अलावा जो वन चाइल्ड नीति होती है उस पर ध्यान दे दिया, तो वन चाइल्ड नीति को यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अलाउ कर दिया गया था, जिससे क्या है कि बच्चों की संख्या यहां पर सीमित कर दी गई थी। हालांकि बाद में इस पॉलिसी को हटाया गया और उसके साथ साथ यहां पर पेरेंट्स को इंसेंटिव भी दिया जा रहा था, बट इसका इतना ज्यादा फर्क देखा नहीं गया कि बच्चों की जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हो। दूसरा क्या होता है कि यहां पर इन्होंने इस वन चाइल्ड जो पॉलिसी थी इसको लागू कराने के लिए यहां पर और भी सारे कई प्रावधान करे, जैसे यहां पर जो एजुकेशन की कॉस्ट थी, यानी शिक्षा पे खर्च करने वाला जो पैसा होता है उसको बढ़ा दिया। अब अगर एक इंसान के घर पे 2 बच्चे हैं तो दोनों को अगर एजुकेशन देनी है तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या करा, फिर एक ही बच्चे की तरफ ध्यान दिया, तो उससे भी पॉपुलेशन में कमी यहां पर देखी गई। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो यहां पर 1.3 है, जो 1.2 से ज्यादा है, मगर जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर होती है ना, उससे तो ये बहुत ज्यादा कम है। अब प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है कि एक जो पीढ़ी है वो जब समाप्त होगी तो उसको रिकवर करने के लिए पीछे से दूसरी पीढ़ी का होना चाहिए, जो यहां पर बहुत ज्यादा कम है, तो यह भी एक यहां पर कारण बन जाता है। दूसरा, यहां पर यह भी रिपोर्ट में बोला गया है कि जब ओल्ड पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है ना, तो अब जितने वृद्ध लोग बढ़ते हैं तो अब रिटायरमेंट के बाद उनको काम तो होता नहीं है, तो काम के एवज में उसको सरकार पेंशन भी देती है, प्लस जो उनकी हेल्थ होती है, ठीक है, अब जैसे जैसे आदमी एज बढ़ती जाती है तो उसके शरीर में वीकनेस बढ़ती जाती है, तो हेल्थ सर्विसेज की डिमांड यहां बढ़ेगी। तो यहां पर बेसिकली सब्सिडी की जो बात करी जा रही है, या जो सरकार है वो पेंशन में अपना पैसा खर्च करती है, हेल्थ सर्विसेज में अपना पैसा खर्च करती है, तो इसमें ज्यादा पैसा यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे उनके डेप्ट के चांसेस भी यहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां पर मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं, चूंकि कॉप 28 की बात हुई है, तो आपको पता है कॉप 27 की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक फंड बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, लॉस एंड डैमेज फंड। मेरे को कमेंट करके बताइए लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, मैंने आपका सीएनए का सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर जो उपराज्यपाल के बीच में विवाद चल रहा है, उसमें मैंने एक समिति का नाम लिया था, उस समिति का नाम है बाल कृष्ण समिति। मेरे को बताइए इस समिति को क्यों गठित करा गया था, इसका क्या काम था। दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके जरूर करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले दैनिक क्विज के सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।